Hello everyone, myself Amir Malik, working as an assistant professor at HIMT College of Pharmacy. Welcome to our new video. आज की वीडियो में हम बात करेंगे डी फार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टॉपिक जीआईटी एजेंट्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आज कॉन्स्टिपेशन एंड कैथार्टिक एंड परगेटिव्स के बारे में। अगर आप एक डी फार्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें। एंड जिस तरीके से मैंने इस वीडियो में चीज़ें डिस्कस करी हैं, आप भी अगर इसी तरीके से एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपके फुल मार्क्स आने के चांसेस हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड थोड़ा सा हम डाइजेशन प्रोसेस को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अगर बात करें कॉन्स्टिपेशन की तो वो भी जो है हमारी डाइजेशन प्रोसेस से रिलेटेड है। एंड डाइजेशन को हम रिवाइज करते हैं जिससे आपको ये टॉपिक समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे सबसे पहले माउथ के अंदर जाता है। माउथ से वो ईसोफेगस के अंदर, ईसोफेगस से वो जो है हमारे स्टमक के अंदर जाता है, स्टमक के बाद वो इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। अब इंटेस्टाइन के अंदर जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि इंटेस्टाइन के अंदर फूड जो है वो हमारा डाइजेस्ट भी होता है, एब्जॉर्ब भी होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब खाने को सोख लेना। अब हम जो भी खाना खाते हैं ना, तो वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो है उसको सोखा जाता है। इंटेस्टाइन के अंदर हमारे अलग अलग जो है वहाँ पर नसें होती हैं, हमारी कई सारी आर्टरीज या ब्लड वेन, आर्टरीज या ब्लड वेन वगैरह ये सब होती हैं। ये क्या करती हैं, जो इंटेस्टाइन के अंदर खाना पहुँच रहा है वहाँ से खाने को एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर लेकर आती हैं, देन ब्लड के थ्रू वो पूरे बॉडी के अंदर जाता है। सो इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, खाने को सोखा जा रहा है। अब इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो हमारा जो फूड है उसको सोखा जाता है, उसको एब्जॉर्ब करा जाता है। एंड अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर को जो है वो सोखा जाता है। मतलब जो भी हम पानी पीते हैं या जो भी हमारे खाने के अंदर पानी या लिक्विड प्रेजेंट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वहाँ से पानी को सोखा जाता है। तो ये तो हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन की बात। और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस करा था जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो धीरे धीरे करके हमारे इंटेस्टाइन से आगे मूव होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से हमारा एनस तक जाता है। देन जब एक हमारा पर्टिकुलर अमाउंट जो है वेस्ट प्रोडक्ट का हमारी बॉडी में जमा हो जाता है, और जब हमें अर्जिंग होती है तो हम उस वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। अब पेरिस्टालसिस मूवमेंट की बात करें तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है फूड को आगे पहुंचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसा कि हमने डायरिया में डिस्कस करा कि डायरिया के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या कर रही हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। अब पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, हमारा फूड जो है वो बहुत जल्दी आगे पास हो रहा है और हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है। बट अगर ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट तेज होने की जगह स्लो हो जाए, ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करा था कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है इस तरीके से, बट अगर ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट हमारी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए फॉर एग्जांपल इस तरीके से, तो क्या होगा, इस तरीके से अगर हमारी पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो जाएगी तो हमारा खाना जो है वो धीरे धीरे करके आगे पास होएगा। अब खाना अगर धीरे धीरे करके पास होएगा तो धीरे धीरे करके स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से धीरे धीरे एनस तक पहुंचेगा। अब जिसकी वजह से पेशेंट को जो है वो स्टूल पास करने में टाइम लगेगा, पेशेंट को जो है फ्रेश होने की नीड नहीं पड़ेगी, पेशेंट जो है स्टूल को पास नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या है, कॉन्स्टिपेशन के अंदर जो है स्टूल जो पास करने की फ्रीक्वेंसी होती है वो कम हो जाती है। अभी यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। एंड इस कॉन्स्टिपेशन को हम हिंदी में कब्ज कहते हैं। कब्ज मतलब जिसमें पेशेंट जो है वो फ्रेश नहीं हो पा रहा है। कई सारे लोग हैं जो वॉशरूम जाते हैं बट उनको प्रेशर नहीं बनता है या वो फ्रेश नहीं हो पाते हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, वन बाय वन उनको हम डिस्कस करते हैं।
इट इज़ अ कंडीशन इन विच इनफ्रीक्वेंट और अनसेटिस्फैक्ट्री डेफिकेशन ओकर। अब देखो ये डेफिकेशन मतलब होता है स्टूल पास करना, मतलब फ्रेश होना, डेफिकेशन का मतलब। अब इसमें क्या होता है कि इनफ्रीक्वेंट मतलब कम हो रहा है, पहले क्या था फ्रीक्वेंट हो रहा था, एक हो रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी जिसको डायरिया कहते हैं। अब यहाँ पे इनफ्रीक्वेंट मतलब बहुत कम हो गया है। या अनसेटिस्फैक्ट्री, आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपको पता है कि आप एक दिन में एक बार या दो बार फ्रेश होती हो या तीन बार फ्रेश होती हो, बट आप जो है सही से फ्रेश नहीं हो पा रहे हो, तो आपको एक अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल पासिंग जो है फीलिंग आती है या डेफिकेशन होती है। इट इज़ एसोसिएटेड विद पासिंग हार्ड स्टूल, इनकम्प्लीट और पेनफुल डेफिकेशन। अब देखो इसमें क्या होता है कि हमारे जो स्टूल्स होते हैं, स्टूल्स को हम जो है वेस्ट प्रोडक्ट कह सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है कि हार्ड स्टूल पास होता है, इनकम्प्लीट पूरी तरीके से आप फ्रेश फील नहीं कर पाते हो। देन उसके बाद में पेनफुल, आपको स्टूल पास करने में पेन भी होता है, दर्द भी होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि इंटेस्टाइन के अंदर जो है हमारा वो खाना एब्जॉर्ब होता है। जो भी हमारे खाने के अंदर फूड वगैरह जो भी प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स वगैरह, ये कहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो रहा है? वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। अब पेरिस्टालसिस मूवमेंट अगर स्लो हो जाएगी तो खाना धीरे धीरे करके आगे जाएगा, बट एब्जॉर्प्शन तो प्रॉपर तरीके से होगा। खाना धीरे धीरे करके जा रहा है, बट एब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब खाना जब धीरे धीरे जाएगा तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होएगा, खाना एक जगह पे काफ़ी देर तक रुका रहेगा। पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्लो हो गई है तो खाना धीरे धीरे करके आगे पास हो रहा है। अब खाना जब एक जगह पे काफ़ी देर तक रुका रहेगा तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा, जिसकी वजह से क्या हुआ? खाने में से जो भी चीज़ें थी वो अच्छे से सोख ली जाएंगी। इसी तरीके से जब वो खाना लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या होगा? वो खाना जो है अच्छे से सोख लिया जाएगा, उसमें से पानी को अच्छे से सोख लिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जो स्टूल है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो काफ़ी हार्ड हो जाता है। खाना ज़्यादा टाइम के लिए इंटेस्टाइन के अंदर पड़ा रहेगा, उसमें से वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करते जाएंगे, पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। और जब कॉन्स्टिपेशन में आप कई बार देखते होंगे, आपको कभी ऐसा फील हुआ होगा, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन के फेज से आप निकले होंगे तो आपने देखा होगा जब आप स्टूल पास करते हो तो वो काफ़ी टाइट होता है। आप पास करते हो तो आपको दर्द भी होता है और प्रॉपर तरीके से आप जो है उसको ऐसा फील नहीं कर पाते हो कि आप सही से फ्रेश हुए हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इन कॉन्स्टिपेशन फीकल मटेरियल बिकम ड्राई एंड हार्ड। अब इसमें जो फीकल मटेरियल, जो फीकस होता है वो हमारा स्टूल हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। ये जो फीकल मटेरियल जो होता है वो काफ़ी क्या होता है? हमारा ड्राई और हार्ड हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें से पानी को सोख लिया गया है। क्यों सोख लिया गया है? खाना एक जगह पर काफ़ी टाइम तक रुका हुआ था, एब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्लो हो गई है, तो जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन तो प्रॉपर चलता रहेगा, जितना टाइम रहेगा उतना टाइम वो पानी को सोखता रहेगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। एंड जिसकी वजह से वो जो हमारा स्टूल है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो ड्राई भी हो जाएगा, सूख भी जाएगा और काफ़ी ज़्यादा टाइट भी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिपेशन कैन ऑल्सो be due to many factors like weakness of intestinal spasm, injury or use of certain drugs and diets etc. अब देखो जो हमारी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्ज की जो परेशानी है, वो कई सारी रीज़न की वजह से हो सकती है, कई सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकती है। फॉर एग्जांपल वीकनेस ऑफ इंटेस्टाइन। अब हमारी इंटेस्टाइन अगर वीक पड़ जाए, जिसकी वजह से क्या होगा? पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्लो हो जाएगी, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। इंटेस्टाइनल स्पाज्म, स्पाज्म को हम कह सकते हैं कि नसों का अकड़ना। अगर इंटेस्टाइन जो है उसकी नसें अकड़ जाएंगी, इंटेस्टाइन जो है अकड़ जाएगी, तो वो क्या करेगी? पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं कर पाएगी। पेरिस्टालसिस मूवमेंट में क्या हो रहा है? इस तरीके से, और अब नसें अकड़ गई, एकदम स्ट्रेट हो गई, तो क्या होगा? पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो ये भी एक फैक्टर है हमारे कॉन्स्टिपेशन का। इंजरी, अगर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर कहीं चोट लग जाती है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? हमारा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हमें हो सकती है। एंड कुछ ड्रग्स या कुछ दवाइयाँ भी ऐसी हैं जो कि क्या करती हैं? कॉन्स्टिपेशन कोज कर सकती हैं। कई बार हम कुछ ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जिसकी वजह से हमें जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। देन उसके बाद में डाइट, हम कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं जिसकी वजह से जो है हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है।
सो ये कुछ रीज़न थे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। नाउ नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने वाली कौन कौन सी दवाइयाँ हैं उनके बारे में। सो यहाँ पर हमारे सामने कुछ कैटेगरीज दे रखी हैं। सो इन कैटेगरीज को देखते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन को जो ठीक करने वाली दवाइयाँ हैं उनको हम कैथार्टिक या परगेटिव्स कहते हैं। तो वन बाय वन हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। देन यहाँ पे कैथार्टिक और परगेटिव्स को भी हमने कुछ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है, उनको भी डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कैथार्टिक एंड परगेटिव्स के अंदर। दीज आर द कंपाउंड्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। अब देखो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि यूज़ होती हैं किसको ठीक करने के लिए, टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए जिन दवाइयों को यूज़ करा जाता है उनको कैथार्टिक या परगेटिव्स कहा जाता है। दीज आर द ड्रग्स विच ब्रिंग अबाउट डेफिकेशन। अब ये जो दवाइयाँ हैं ये क्या करती हैं, डेफिकेशन यानी स्टूल पास करने की जो हमारी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसमें हम स्टूल पास नहीं कर पा रहे थे, हम फ्रेश नहीं हो पा रहे थे, तो ये क्या करते हैं उसको वो ठीक करते हैं, ब्रिंग करते हैं, मतलब पर्सन जो है अब स्टूल पास कर सकता है। दे आर बेनिफिशियल इन कॉन्स्टिपेशन एंड फॉर एक्सक्लूजन ऑफ इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स। अब देखो ये जो है दवाइयाँ हमारी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए यूज़ करी जाती हैं। ऑल्सो अगर इंटेस्टाइन के अंदर कोई पैरासाइट या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है उसको बाहर निकालने के लिए भी ये मेडिसिन यूज़ होती हैं। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कैथार्टिक और परगेटिव्स जनरली एक्ट बाय 4 डिफरेंट मैकेनिज्म। अब जो कैथार्टिक या परगेटिव्स हैं ये जो है 4 तरीके से हमारे इंटेस्टाइन के ऊपर एक्ट करती हैं। तो वन बाय वन हम इन चारों जो है मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट मैकेनिज्म जो है हमारा वो है स्टिमुलेंट लग्जेटिव। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। These are the drugs or chemicals which act by local irritation on intestinal tract and bring the about stimulation of peristalsis activity as they are directly act on intestine and stimulate peristalsis, they are termed as stimulants। अब देखो ये क्या होते हैं हमारी, ये कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं या कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि एक्ट करते हैं कहाँ पर, ये एक्ट करते हैं इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर, ठीक है। और वहाँ पर क्या करते हैं, ये इरिटेशन कोज करते हैं। जैसा कि हमने डायरिया के अंदर डिस्कस करा था, इंटेस्टाइन के अंदर कोई टॉक्सिन आ जाता है या कुछ केमिकल आ जाता है, कोई भी ऐसी चीज़ आती है जिससे इंटेस्टाइन के अंदर इरिटेशन कॉज हो रही है। अब इरिटेशन कॉज होगी तो इंटेस्टाइन क्या करेगी, उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ती है। तो ये ड्रग सेम उसी तरीके से काम करती हैं। ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए इंटेस्टाइन में क्या करेंगी, इरिटेशन कॉज करेगी। अब इंटेस्टाइन में इरिटेशन हुई तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस एक्टिविटी या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को स्टिमुलेशन मिलता है और हमें वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन जो कंडीशन है उससे रिलीफ मिलता है। एज दे डायरेक्टली एक्ट ऑन। अब ये डायरेक्टली क्या करती हैं, एक्ट करती है इंटेस्टाइन के ऊपर, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम स्टिमुलेंट कहते हैं। ये क्या करती है, स्टिमुलेट करती है पेरिस्टाल्सिस को। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, सैना, कैस्टर ऑयल हो गया, लोबारपो हो गया हमारा, और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे स्टिमुलेंट लग्जेटिव्स के। सो नेक्स्ट अगर हम कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर है बल्क परगेटिव्स। अब ये बल्क परगेटिव्स क्या करते हैं इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। दीज आर द एजेंट्स विच आर एबल टू इंक्रीज बल्क ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट। अब ये क्या होते हैं, ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं किसको, बल्क ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट। अब देखो लूज मोशन के अंदर क्या होता है, खाना बहुत सॉरी कॉन्स्टिपेशन के अंदर क्या होता है कि हमारा जो खाना है वो इंटेस्टाइन के अंदर काफ़ी टाइम तक रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि खाने को अच्छे से सोख लिया जाता है और वो छोटे छोटे हिस्सों में जो है हमारा कहीं हमारे फॉर एग्जांपल एक बहुत लंबा एरिया होता है इंटेस्टाइन का, तो कहीं पे थोड़ा सा हिस्सा पड़ा हुआ है, कहीं पे थोड़ा सा हिस्सा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उसको आगे फर्दर पास करने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर वो जो हमारा वेस्ट है जो इंटेस्टाइन के अंदर पड़ा हुआ है, अगर वो एक साथ काफ़ी सारा रहेगा ना तो उसको आगे पास करने में बहुत आसानी होगी, बट थोड़ा थोड़ा कहीं पे पड़ा रहेगा ना वो इजीली पास नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये बल्क को इंक्रीज करते हैं। जो हमारा थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा बड़ा हुआ है ना उसको क्या करेंगे, उसका साइज बढ़ा देंगे। साइज कैसे बढ़ाएंगे, ये खुद उसके साथ जाकर हमारे वेस्ट प्रोडक्ट के आसपास जो है हमारे लग जाएंगे और वहाँ पर जो है इंटेस्टाइन के अंदर उसको इजीली पास करवाने में मदद करेंगे। तो ये क्या करते हैं, बल्क को इंक्रीज करते हैं, इंटेस्टाइनल कंटेंट को। ये कैसे नेचर के होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं और नॉन डाइजेस्टेबल टाइप ऑफ मटेरियल होता है। ये शरीर के अंदर ये या इंटेस्टाइन के अंदर सॉल्युबल तो हो जाते हैं बट ये डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल की बात करें तो मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, गम, ईसबगोल। ईसबगोल एक बहुत फेमस जो है मेडिसिन है
जो कि आप सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा या हो सकता है आप इसको यूज़ भी करते हो। तो ईसबगोल जो क्या करता है, वो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करता है। कैसे करता है? बल्क परगेटिव की तरह। ये इंटेस्टाइन के अंदर जो है हमारा बल्क को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो है इंटेस्टाइन के अंदर अगर छोटे छोटे से जो है हमारे वेस्ट प्रोडक्ट पड़े हुए हैं और इंटेस्टाइन उनको इजीली पास नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पर ये काफ़ी अच्छा एक्शन शो करते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ल्यूब्रिकेंट। अब ल्यूब्रिकेंट क्या करते हैं, इनका भी हम एक बार डिस्कस करते हैं। इन कॉन्स्टिपेशन content of intestine become hard because of absorption of water by body, there result in या these result in difficulty in clearing bowels। अब देखो होता क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड होता है वहाँ पर उस फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब करा जा रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब करा जा रहा है। अब जो स्टूल हमारी पास हो रही है धीरे धीरे, कॉन्स्टिपेशन के अंदर क्या हो रहा है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्लो है, खाना वहाँ पर काफ़ी टाइम तक रहेगा, उसमें से अच्छे से पानी को सूख लिया जाएगा। अब वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, स्टूल काफ़ी ज़्यादा क्या होगी, हार्ड हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, उसको पास करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये लुब्रिकेंट क्या करते हैं, ये लुब्रिकेंट इंटेस्टाइन के जो वॉल होती है इनसाइड वाली, अंदर वाली जो हमारी इंटेस्टाइन की वॉल होती है, उसके ऊपर एक लेयर बना देती हैं जिससे फूड जो है वो इजीली पास हो जाए। तो ये क्या करेंगी, एक ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। ये ल्यूब्रिकेट करते हैं इंटेस्टाइन की इनसाइड वाली वॉल पे, जिसकी वजह से स्टूल जो है इजीली पास हो जाता है और पेशेंट जो है वो जो है बोवल्स को या जो है उसकी स्टूल होता है इसको इजीली पास कर पाता है। इसके एग्जांपल की बात करें तो लिक्विड पैराफिन एंड ग्लिसरीन जो है इसके एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है या मैकेनिज्म है वो है सलाइन कैथार्टिक। तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दीज एक्ट बाय इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक लोड ऑफ इंटेस्टाइन बाय एब्सॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड देयर बाय स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस। अब जैसा कि हमने डिस्कस करा था कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसकी वजह से स्टूल जो है काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है और वो आसानी से पास नहीं होता है। तो ये जो मेडिसिन होते हैं सलाइन कैथार्टिक, ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाने के बाद इंटेस्टाइन की वॉल में से पानी को अंदर की साइड निकालते हैं। ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर वाले रीजन में रहेंगे जहाँ पे स्टूल प्रेजेंट है, और इन वहाँ पर जो है पानी को जमा करवाएंगे इंटेस्टाइन की वॉल में से। अब इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है। अभी के लिए आप इतना समझिए, ये क्या करते हैं, इंटेस्टाइन की वॉल में से पानी को निकलवाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, जिसकी वजह से स्टूल जो है वो पानी को सोख लेगा और वो ड्राई या हार्ड था वो चीज़ की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, स्टूल आसानी से पास हो सकता है। सो यहाँ पे कुछ और भी हमारे एग्जाम्पल हैं, पॉइंट्स हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। Poorly absorbable cations like calcium, magnesium and anions like phosphate, sulfate, tartrate are contributing to this effect. So इसमें जो हमारी ड्रग्स होती हैं वो कैल्शियम, मैग्नीशियम और एनायंस होते हैं, जैसे कि फॉस्फेट हो गया, सल्फेट हो गया या टार्ट्रेट हो गया, ठीक है, जो कि इसके अंदर यूज़ करते हैं। अब सलाइन कैथार्टिक्स क्या होते हैं, आर वाटर सोल्यूबल एंड दे आर टेकन विद प्लेंटी ऑफ वाटर। ये क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं और इनको सोल्यूबल होने के लिए काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए होता है, और ये पानी कहाँ से लेते हैं, इंटेस्टाइन की वॉल में से। जैसे ही पानी आएगा वो हमारा स्टूल सोक कर लेगा। दिस इज हेल्पफुल इन रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड रिड्यूस नोजिया एंड वॉमिटिंग। सो ये जो एक्सेसिव लॉस हो रहा है बॉडी फ्लूइड का, इसको भी हमारा ये जो है हेल्प करते हैं रोकने में, और नोजिया और वॉमिटिंग को भी ठीक करने में मदद करते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड टार्ट्रेट साल्ट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एंड हमारे सामने यहाँ पर एक टेबल भी दे रखी है जिसमें हमने कुछ ड्रग्स मेंशन कर रखी हैं, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एंड ये इसके मोलिकुलर फॉर्मूला एंड बाकी अदर डिटेल्स हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या अपनी नोटबुक में नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी क्लासमेट, फ्रेंड्स या जो भी नीडी पर्सन है उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स में अपने रिव्यू शेयर करें। अगर आपको इस टॉपिक की PDF फाइल चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।